वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर रहे थे। ग्रुप 13 और 14 दोनों के लिए हम लोगों ने पढ़ा था उससे कि ग्रुप 13 में +1 और +3 ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्वेबल हैं और ग्रुप 14 के अंदर +2 +4। तो एक बार ग्रुप 14 को बिल्कुल छोड़ देते हैं और ग्रुप 13 से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। देन ग्रुप 14 ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट हो चुका था तो उसके ऊपर आज कोई डिस्कशन नहीं रहेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अभी मैं आपके सामने ग्रुप 13 के लिए डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो NS2 ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जैसे बोरोन के लिए 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 एंड सो ऑन। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जहां p के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। साइज की अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक्स के अंदर ये सबसे बड़े साइज के हैं अपने पीरियड में। एस और डी को छोड़ दीजिए, पी ब्लॉक के पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं कंसिडर करूं, 6 ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, ग्रुप नंबर 13 to 18, तो ये साइज में सबसे बड़ा है। और इधर जैसे जैसे मैं मूव करता जाऊंगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। एक्सेप्शनली नोबल गैसेस सबसे लार्ज होती हैं, ये बातें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई नई स्टोरी नहीं है। डाउनवर्ड मूवमेंट पे साइज के अंदर हम जनरली इंक्रीज कंसिडर करते हैं कि नीचे जाते हुए साइज बड़ा होगा। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि एल्यूमिनियम से गैलियम पे जब हम मूव करते हैं तो साइज के अंदर एक्सेप्शनल डिक्रीज है। ये समस्या पूरी पीरियोडिक टेबल में 2-3 जगहों पे आती है, बट क्वेश्चन की फॉर्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। नॉर्मली हम यही कहते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट पे साइज जो है वो बड़ा हो रहा होता है, बट एल्यूमिनियम से गैलियम पे जब हम ट्रेवल करेंगे तो साइज के अंदर एक्सेप्शनली एक स्मॉल डिप नजर आता है। तो लेट वी सी कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये मैं आपको बोरोन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं जहां पे न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन होंगे। ये एटॉमिक नंबर 5 है, ये 13 है, ये 31 है, ये 49 है और ये आपका 81 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थैलियम है। अब मैं सभी के साइज पे अगर यहां पे कंसिडरेशन रखूं तो आप सेकंड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये मैंने एल्यूमिनियम के लिए दिखा रखा है जहां 13 प्रोटॉन्स होंगे। ये बोरोन था 5 प्रोटॉन्स वाला और ये आपका गैलियम 31 प्रोटॉन्स वाला। तो नॉर्मली मैं ऐसा बोला करता था कि डाउनवर्ड जैसे जैसे हम जाते हैं तो डाउनवर्ड मूवमेंट पे हर एक नई शेल का एडिशन होता जाएगा जिसकी वजह से साइज में इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे आप नोटिस करें गैलियम के केस में यहां जो 18 इलेक्ट्रॉन आप पाएंगे उन 18 इलेक्ट्रॉन्स में डी ऑर्बिटल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो यहां पे जो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं ये सारा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये एक लाइन रहती है, मैं 3rd चैप्टर से आप लोगों को समझाते आ रहा हूं इस लाइन के बारे में कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग होता है। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका बहुत ही पुअर सिग्मा रहता है। आप यहां पे देखें तो ये 5 से 13 8 पॉइंट का इंक्रीज था, ये 13 से 31 18 पॉइंट्स का इंक्रीज है। मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज 18 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही सिग्मा में कम कंट्रीब्यूट करते हैं, रिजल्टिंग एक्सेप्शनली जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर दिस इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। शेल का बढ़ना डेफिनेटली साइज को बढ़ने को इंडिकेट करता था, बट इस जेड इफेक्टिव का बढ़ना साइज के डिक्रीज को इंडिकेट करता है। एंड बाई चांस एक्सेप्शनली सिर्फ इसी जगह पे ऐसा हुआ कि जेड इफेक्टिव डोमिनेंस के साथ विनर रहा, उसने इतना ज्यादा इसको खींचा कि साइज फिर डिक्रीज हो गया, रिजल्टिंग गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा अपीयर हुआ। अगर मैं किसी भी और ग्रुप में अंदर जाके देखूं, लाइक मैं यही बताना चाहता हूं ग्रुप 14 को, जहां कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड पाते हैं हम, तो वहां सिलिकॉन से जर्मेनियम पे जाते हुए भी कुछ ऐसी स्टोरी होती है। यहां पे 2-4, यहां पे 2-8-4, यहां पे 2-8-18-4, ये सब ग्रुप 14 के अंदर होगा। तो वहां पे भी आप देखेंगे तो यहां से यहां जाने पे वही सिचुएशन है सारी की सारी। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, साइज फिर कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो वहां पे छोटा नहीं हो पा रहा, लगभग सेम साइज या नॉमिनल सा इंक्रीज नजर आता है। तो आप उस पॉइंट पे मत जाइए कि वहां इंक्रीज क्यों हुआ, वो नेचुरल है। नेचुरली एल्यूमिनियम से गैलियम पे साइज में जो डिप आया या सिलिकॉन से जर्मेनियम पे जो वेरी स्लाइट इंक्रीज आया, उन दोनों के पीछे
ये बी के 10 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनका पुअर सिग्मा था, जेड इफेक्टिव एक्सेप्शनली लार्ज हो गया। बाई चांस वो यहां पे साइज घट गया, लेकिन यहां पे वो घटा नहीं, हाँ उतना बड़ा भी नहीं जैसा कार्बन से सिलिकॉन पे बड़ा था। जब मैं गैलियम से इंडियम पे जाता हूं तो फिर साइज में थोड़ा इंक्रीज होता है, इंडियम से थैलियम पे जाता हूं तो फिर साइज में बहुत ही नॉमिनल इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आप इंडियम से थैलियम पे जाएंगे तो थैलियम के न्यूक्लियस और उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एफ के भी 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके होते हैं, और वो दोनों डी और एफ के इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो वहां आपको 30 डी के इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 एफ के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो वो 14 वाले जो बहुत ही पुअर सिग्मा दे रहे हैं वो मेन रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। जेड इफेक्टिव एक बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिजल्टिंग साइज फिर कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। मैं फिर बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो पाया, बट उतना बढ़ भी नहीं पाया जितना एक शेल के बढ़ने की वजह से बढ़ना था, रिजल्टिंग इंडियम और थैलियम का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम नजर आता है। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि बहुत नॉमिनल सा इंक्रीज होता है। अब एक बार मैं इससे ग्रुप 14 से फिर यहां छुट्टी लेता हूं और वापस ग्रुप 13 को ही कंसिडर करूंगा, जहां पे मेरे पास यहां लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहां भी लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे गैलियम तक। आगे फिर ऐसे ही बढ़ता जाऊंगा तो लास्ट शेल में तो वही 3 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। तो मेरी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैं डिस्कशन चाहता हूं वो है आयनाइजेशन एनर्जी। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउनवर्ड मूवमेंट पे डिक्रीज होती है, ये नॉर्मल ट्रेंड रहता है। मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स के अंदर जब डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, जस्ट बिकॉज साइज बढ़ा रहा है। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे साइज तो ऐसा कुछ था नहीं कि रेगुलरली बड़ा हो रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डेफिनेटली वैसा रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही होगी जैसा हम नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सो अगर मैं वैल्यूज आपको दिखाऊं, स्पेशली मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं एक क्वेश्चन के फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है 3rd चैप्टर के अंदर, हालांकि ये क्वेश्चन हमें मिलेगा। ये अप्रोक्सीमेट 800 किलो जूल पर मोल के आसपास इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इसका 577 के आसपास है, इसका 579 के आसपास है, इसका 558 किलो जूल है। थोड़ा बहुत डाटा वेरी कर सकता है, मुझे एग्जैक्टली क्लेम्ड नहीं है तो, बट बहुत क्लोज मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं ये। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू दिखाई है मैंने, जहां आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन का है, और होना भी चाहिए, सबसे छोटे साइज का मेंबर है, बहुत ज्यादा जेड इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मिलनी चाहिए, मिल रही है। डाउनवर्ड मूवमेंट पे घटना चाहिए, घट रही है। यहाँ फिर घटनी चाहिए थी, बट क्यों घटता? क्योंकि गैलियम का साइज छोटा आ चुका है हमारे सामने, रिजल्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ गई है तो कोई परेशानी नहीं है। हमें लग भी रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, रिजल्टिंग इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से स्लाइट ग्रेटर इसी वजह से हो गई है, क्योंकि जेड इफेक्टिव यहां ज्यादा हो गया था। उसके बाद गैलियम से इंडियम पे फिर डिक्रीज हुआ, और इंडियम से थैलियम पे जब हम गए, हालांकि साइज में नॉमिनल इंक्रीज हुआ था, बट आयनाइजेशन एनर्जी में आप एक्सेप्शनल इंक्रीज पा रहे हैं, एक्सेप्शनल इंक्रीज पा रहे हैं थैलियम में। आपको लगने लगेगा सर साइज तो यहाँ पे बड़ा ही बोला था आपने, नॉमिनल बड़ा बोला, तो आयनाइजेशन एनर्जी नॉमिनली कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो एक्सेप्शनली बढ़ गई है। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी को खाली साइज डिसाइड नहीं करता, और भी 3-4 फैक्टर्स हैं, आप 3rd चैप्टर में जाके पढ़िए आयनाइजेशन एनर्जी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स, आपको इजीली पता चल जाएगा कि अलोन साइज रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जेड इफेक्टिव भी अपने आप में एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और उस जेड इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से एक्सेप्शनली यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज हो गया। और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की है, देन थैलियम, देन इट इज गैलियम, देन इट इज एल्यूमिनियम, एंड देन इट इज इंडियम। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, हालांकि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, बट अगर आप चैप्टर नंबर 3 पे जाके देखें तो इस सीक्वेंस पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं, और वो है मेटेलिक कैरेक्टर। सो मेटेलिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेटेलिक कैरेक्टर जनरली हम ऐसा देखते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी बढ़ता है तो मेटेलिक नेचर भी बढ़ेगा, तो मुझे लगा कि नीचे जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ ये सही था, बोरोन से एल्यूमिनियम पे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बोरोन तो एक टिपिकल नॉन मेटल है, बट एल्यूमिनियम आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर पोजेसिंग है। उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट पे क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ अप्स एंड डाउन आ रहे थे, तो डेफिनेटली मेटेलिक कैरेक्टर्स में भी कुछ अप्स एंड डाउन मिलेंगे, तो आपको कोई स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है, और याद रखेंगे तो जस्ट क्रैमिंग भरा ये सीक्वेंस रहेगा। डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी बोरोन की सबसे कम है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है, रिजल्टिंग डेंसिटी के अंदर भी इंक्रीज होता जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की मैं बात करूं, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट की, तो बोरोन एक बहुत ही हार्ड मटेरियल है, हार्ड सॉलिड है, बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है, मोर देन 2000 केल्विन आपको उसका
मेल्टिंग पॉइंट नजर आएगा और नीचे जाते हुए कि मेल्टिंग पॉइंट में एक बार डिक्रीज आता है, बट आफ्टर गैलियम अगर आप देखेंगे तो फिर वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने शुरू कर देगा। हम लोग ज्यादा डिटेल में यहाँ पे इस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लास 12th में हम लोग समझाते हैं कि एटॉमिक केसेस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स में किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल डिस्क्राइब नहीं कर सकते। समटाइम हमें ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट पे जब साइज बड़ा होता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, बट समटाइम ये कहा जा रहा होता है कि क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पैकिंग इतनी एफिशिएंट नहीं है, रिजल्टिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, उसके पीछे हमें उसके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस के ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है, जो क्लास 11th में हम लोग नहीं पढ़ाते। तो अभी फिलहाल मोमेंटरली आप काम चला के चलें कि एटॉमिक फोर्सेस और मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ट्रेंड अलग अलग हैं। मॉलिक्यूलर फोर्सेस डाउनवर्ड मूवमेंट पे यानी कि साइज जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे बढ़ते हैं, बट एटॉमिक फोर्सेस के लिए ऐसा नहीं होता कि वो साइज बढ़ने से बढ़े, वो घट भी सकते हैं, ज्यादातर घटते हैं, बट कभी कभार हमें एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं। तो उसमें मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं या वंडरवॉल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सब हम लोग क्लास 12th के अंदर सॉलिड स्टेट्स को जब पढ़ते हैं तो वहां ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझते हैं। आज के यहाँ इस ऑप्शन पे, इस पोर्शन पे उसके ऊपर लंबा डिस्कशन नहीं किया जा सकता, बट थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सारी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने यहाँ ग्रुप 13 के लिए पढ़ी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर मैं डिस्कशन करूं तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्साइड्स के बारे में बताना चाह रहा हूं, एंड देन उसके बाद मैं हैलाइड्स के ऊपर यहाँ डिस्कशन करूंगा जो इस पर्टिकुलर फैमिली का कैरेक्टर है। और यही हैलाइड से स्पेशली मुझे कहना है कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होगा जिसको हम आज इस लेक्चर में पूरा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड्स को देखिए। बोरोन या बाकी सभी भी मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो E2O3 और E2O टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे आप बोरोन का देखें तो बोरोन का एक ऑक्साइड है B2O3, एल्यूमिनियम के लिए देखें तो वो है Al2O3, गैलियम के लिए देखें तो वो है Ga2O3, इंडियम के लिए आप देखेंगे तो In2O3 और थैलियम के लिए देखेंगे तो आप Tl2O। ये आपके पास ऑक्साइड्स हैं। जो बोरोन का ऑक्साइड है वो बिल्कुल एसिडिक कैरेक्टर का है, प्योर एसिडिक कैरेक्टर का, जबकि एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो वो एम्फोटेरिक अपीयर होते हैं और ये आपके बेसिक ऑक्साइड हैं। देखिए एक सिंपल सी बात याद रखिए, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक या न्यूट्रल, और मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक या एम्फोटेरिक। जैसे जैसे एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है मतलब उसके ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, और ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आप समझ गए हैं यहां पे, क्योंकि ये टिपिकल नॉन मेटल था तो एसिडिक था, ये मेटेलिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ तो मतलब एम्फोटेरिक कैरेक्टर आ गया, और उसके बाद प्योर बेसिक शुरू हो गया, और अब बेसिक कैरेक्टर भी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मैं इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स की बात करूं तो थैलियम का ऑक्साइड मोर बेसिक होगा। अगर मैं एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स की बात करूं तो गैलियम का ऑक्साइड मोर बेसिक होगा। बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर बेस डालेंगे तो ये उस बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना लेता है। ये दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, मींस साल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, जबकि ये दोनों सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, मींस बेस फॉर्म करते हैं, तो रिजल्टिंग बेसिक कैरेक्टर के हो जाएंगे। अगर मैं वाटर ऐड करूं इन सभी के अंदर, सी हियर, तो वाटर ऐड किए जाने पे ये B2O3 एक आपको कंपाउंड देगा BOH थ्राइस, एल्यूमिनियम ALOH थ्राइस देगा, गैलियम भी आपको सिमिलरली ऐसे ही गैलियम का हाइड्रोक्साइड देगा, इंडियम भी आपको इंडियम का हाइड्रोक्साइड देगा, और थैलियम आपको थैलियम का हाइड्रोक्साइड देगा। +1 दिखा रहा है, आप समझ गए होंगे ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। और बेसिक कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड्स का भी डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार बढ़ता जाता है। आप इसको याद रखिएगा, ये बेस नहीं है। एसिडिक ऑक्साइड वाटर में ऐड किए जाने पे एसिड बनाते हैं, ये एसिड है। आपको लग रहा होगा OH प्रेजेंट है, तो कोई बात नहीं है, मैं इसको रियली ऐसे भी लिख सकता हूं H3BO3, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको। और आप ध्यान देंगे तो ये वही बोरिक एसिड ही है, H3BO3, 3 H है,
3 O है, 1 बोरोन है। ये कभी भी एज ए बेस एक्ट नहीं करता। आगे चल के मैं इस चैप्टर में आपको इसका स्ट्रक्चर और इसके एसिडिक नेचर के ऊपर बातें करूंगा। अभी तो देखने पे ऐसा भी लग रहा होगा आपको कि ये 3H को छोड़ सकता है, तो ट्राई बेसिक एसिड हो जाएगा। जैसे H2SO4 2H को छोड़ता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। ये किसी H को नहीं छोड़ता, एक्चुअली लेविस एसिड की तरह से एक्ट करता है। तो हम लोग लेटर पार्ट्स पे इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल आप ये देखें कि ये आपका एक्चुअली एसिड है। बेशक दिख रहा था कि बेस हो सकता है, और ये बेसिस हैं सभी। एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं इसके ऑक्साइड्स, बट पानी में डाला है तो पानी के अंदर वो जो कंपाउंड बना रहे हैं वो बेस की तरह से बिहेव कर सकते हैं, करते हैं, और बेसिक कैरेक्टर डाउनवर्ड मूवमेंट पे लगातार बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा स्क्रीन कट रहा है। थैलियम हाइड्रोक्साइड TlOH +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको नोटिस करें। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो प्रॉपर्टी है हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13। बोरोन के हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं तो BX3 टाइप के हैलाइड बने हुए हैं, जहां पे X आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी पुट कर सकते हैं। BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, ये सब आपके हैलाइड्स हैं बोरोन के। एल्यूमिनियम को लेके देखेंगे तो वो भी AlX3, सिमिलरली गैलियम GaX3, इंडियम InX3 एंड थैलियम TlX, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही स्टेबल ऑक्साइड हैलाइड्स दिखाएगा। अगर मैं मेन कैरेक्टर, मैं अभी फिलहाल आपके सामने सिर्फ बोरोन के हैलाइड्स को एक्सप्लेन करूंगा और इन बाकी सबको हटा देता हूं। एक स्पेशल बात आपको इन हैलाइड्स की बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है इनका एसिडिक कैरेक्टर। अगर मैं बोरोन देखूं ग्राउंड स्टेट में, मुझे ऐसा नजर आता था। बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2s2p ये कॉन्फ़िगरेशन था ग्राउंड स्टेट में बोरोन का। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाता था, और फिर ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करती, हाइब्रिडाइजेशन करती। तो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती, सी लाइक दिस। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता, और एक आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहती, सी लाइक दिस। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थी। अब 3 फ्लोरीन इसके पास आते। फ्लोरीन, ये ऐसा सीन था फ्लोरीन का, 2p5 कॉन्फ़िगरेशन था ऐसे। तो यहां पे एक फ्लोरीन आता और इसके साथ बॉन्ड बना लेता, सी लाइक दिस। ये आप ध्यान रखें, ये फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल्स जहां पे आपको पेयर पड़े नजर आते। ठीक ऐसे ही एक फ्लोरीन इधर आ जाता, ठीक ऐसे ही एक फ्लोरीन इधर आ जाता, और एक आपका ये फ्लोरीन। तो इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता। इस ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर सी, अभी मैं ये फूल पत्तियां ना दिखा के सिंपल लाइन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखा रहा हूं। ये फ्लोरीन था, ये फ्लोरीन था, और ये फ्लोरीन था। 120 एंगल पे ये 3 फ्लोरीन लगे होते थे। और यहां इस बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता था, 2p ऑर्बिटल, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। सेक्सटेट पूरा हुआ था, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ था बोरोन का। और ये फ्लोरीन की एक ऑर्बिटल आपको दिख रही है, एक और है बट मैं एक ही दिखा रहा हूं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2p5 में। ये वाली वो 2 ऑर्बिटल्स जिसमें मैंने एक ऑर्बिटल अभी आपके सामने हाईलाइट की है, ये बोरोन की खाली ऑर्बिटल है। ये 2 फ्लोरीन, इनके साथ भी ऐसा ही एक एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ होगा। अब ये 2p और ये 2p ऑर्बिटल एनफ क्लोज हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन इसकी वैकेंट ऑर्बिटल्स में बैक डोनेशन कर देता है, लाइक दिस। ये बैक डोनेशन, ये कुछ कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बन रहा है। लाइक ऐसा समझे कि ये वाली 2p ऑर्बिटल्स साइड्स ओवरलैप कर जाती हैं, और ये वाली भी 2p ऑर्बिटल्स, वही है अदर p ऑर्बिटल, तो लॉब्स जो है 2 डिफरेंट, वो साइड्स ओवरलैप कर जाते हैं। और इस साइड्स ओवरलैपिंग की वजह से B और F के बीच का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। क्या यही फ्लोरीन ऐसा कर सकता है? तो आई विल से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही फ्लोरीन ऐसा कर सकता होगा। तीनों फ्लोरीन रादर ऐसा कर सकते हैं। लाइक यू विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, सी हियर। ये मैंने BF3 बनाया था, जहां पे ट्रायंगुलर प्लेनर 3 बॉन्ड दिख रहे थे, और फिर मैं ये दिखा रहा था कि ये F ने इस बोरोन की खाली ऑर्बिटल में बैक डोनेशन करके, बैक बॉन्डिंग करके इसकी ऑर्बिटल को पार्शियली फिलअप कर दिया है। अगर आप यहां पे देखें तो ये वाला फ्लोरीन भी ऐसा कर सकता है, सी लाइक दिस।
ये भी ऐसा बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इसकी कोई पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर सकती है, और ये वाला भी ऐसा कर सकता है। या मैं यूं कह दूं कि एक्चुअली जो BF3 है उसके 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और उन 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको ये डबल बॉन्ड यहां भी बनता दिख सकता है, यहां भी बनता दिख सकता है, और यहां भी बनता दिख सकता है। यानी कि BF3 का रियल स्ट्रक्चर इन तीनों स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं और तीनों में कोई भी रियल एग्जिस्ट नहीं करता होगा, रियल इन बिटवीन द 3 होता होगा, रिजल्टिंग यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। मतलब ये बी और एफ के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, बट दैट इज अप्रोक्सीमेट, आई शुड से 1.33। एक बॉन्ड तो फिक्स है, बट एक बॉन्ड जो है वो घूमता रहता है, कभी इस BF के बीच में हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। बॉन्डिंग के अंदर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, उसी से ये जनरेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर सही से याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम रेजोनेंस के ऊपर बहुत ही लंबी डिस्कशन रखेंगे, तो उस टाइम पे भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि BF बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन B एंड F, that is not purely 1 but that is 1.33। ओके, एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैं ये कहूं कि BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है? तो आई शुड से यस, BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है, क्योंकि बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर बॉडी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे तो ये उससे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब लेविस एसिड की तरह से एक्ट कर सकती है। लेविस एसिड्स यही होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लेविस एसिड की कैटेगरी रहेगी। तो BX3 जितने भी आपको दिखाए हैं मैंने, वो सभी लेविस एसिड की तरह से बिहेव करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को गेन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं बोरोन के फ्लोराइड का। एक है मेरे पास BF4 नेगेटिव और एक है मेरे पास BF3। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि BF3 का जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है एज कंपेयर टू BF4 नेगेटिव। वाई? BF बॉन्ड इन BF3 इज शॉर्टर एज कंपेयर टू BF बॉन्ड ऑफ BF4 नेगेटिव। तो एक बार फिर दोबारा से बोरोन को देखिए, ये बोरोन का वो एक्साइटेड स्टेट था जहां पे एक खाली ऑर्बिटल थी। अब क्या हो रहा है, BF3 के पास एक F नेगेटिव आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। F नेगेटिव मींस जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, तो यहां मैं F नेगेटिव की बात कर रहा हूं, तो उसके पास डेफिनेटली 8 होंगे। तो ये अपनी एक ऑर्बिटल को, कोई भी एक पेयर्ड ऑर्बिटल को इसके साथ बॉन्ड बना के इसका ऑक्टेट पूरा करना चाहता हुआ, रिजल्टिंग BF4 नेगेटिव में ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग करेंगी। देखो 3 को तो करना ही था बॉन्ड बनाने के लिए, चौथी हालांकि खाली पड़ी है, बट क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसके साथ भी आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है, तो उस बॉन्ड बनाने के लिए वो उस ऑर्बिटल को भी मिक्स कर लेती है, हाइब्रिड बना लेती है, और हाइब्रिड करने के बाद अब आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है। मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका कंपाउंड बनेगा, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड में 3 ऑर्बिटल तो कुछ ऐसे एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए होंगी और एक ऑर्बिटल खाली होगी। तो यहां पे 3 F नेचुरल जैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और यहां पे चौथा F जो है वो आपके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, रिजल्टिंग BF4 नेगेटिव में बोरोन कोई खाली ऑर्बिटल नहीं लिए हुआ, जिसकी वजह से इनकी F की 2p ऑर्बिटल्स और इस बोरोन की तो खाली है ही नहीं, अदरवाइज कोई बैक बॉन्डिंग जैसा सीन नहीं हो पा रहा। मींस BF4 नेगेटिव में जो BF बॉन्ड्स बन रहे हैं ये चारों प्योर सिंगल बॉन्ड हैं, जबकि BF3 में हमने देखा कि बोरोन और फ्लोरीन के बीच में इस तरह से बैक बॉन्डिंग ने B और F के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से यहां BF बॉन्ड शॉर्टर हो गया और BF4 नेगेटिव में BF बॉन्ड लार्जर रहा, लॉन्गर रहा। ये मैंने आपको फिर वही 3 हैलाइड्स दिखा रखे हैं। ये फर्स्ट BF3 है जिसमें एक फ्लोरीन दिखा रखा है, 2 फ्लोरीन दिखाई नहीं है। ये BCl3 है जहां पे एक क्लोरीन दिखा रखा है, 2 जगह फिर खाली छोड़ रखी है, समझ लीजिए वही है। और ये आपका BBr3 है जहां मैंने एक ब्रोमीन दिखा रखा है, 2 ब्रोमीन इधर और इधर लगे हुए होंगे। क्या तीनों लेविस एसिड हैं? डेफिनेटली तीनों लेविस एसिड हैं। तीनों के पास खाली ऑर्बिटल्स प्रेजेंट दिख रही हैं, मतलब तीनों बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को गेन कर सकते हैं, रिजल्टिंग लेविस एसिड की तरह से बिहेव कर सकते हैं, करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? क्या BF3 होगा या BI3 होगा? चौथा भी आप समझ जाइए, BI3 भी ऐसा ही होगा।
तो मैं आपको ये बता दूं कि BF3 जो है वो बहुत ही वीक एसिड है अमंग दीज 4, देन इट इज BCl3, देन इट इज BBr3। हालांकि BI3 को लेके थोड़े सस्पेंसेस हैं कई जगहों पे, बट चलो छोड़ो। ज्यादातर आपको क्वेश्चन में ये तीन ही दिखाई देते हैं, BI3 नहीं दिखता, बट मोस्टली क्वेश्चंस जहां बड़ी बुक्स में देखता हूं तो वहां BI3 सबसे लास्ट पे डाला गया है। एक दो जगह पे कुछ उलट पलट मिल सकता है, तो आप घबराइए मत। आपके सामने सिर्फ यही तीन का सीक्वेंस ज्यादातर पूछा जाने वाला है। सी है, ये सीक्वेंस कहता है कि BF3 बहुत ही वीक लेविस एसिड है, फिर उसके बाद BCl3 थोड़ा स्ट्रॉन्गर एसिड है, और BBr3 सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है अमंग दीज थ्री। व्हाई दिस इज सो? सी हियर, ये आपकी बोरोन की 2p ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल है। यहां पे वो पेयर प्रेजेंट था, तो 2p बहुत क्लोज है। सेकंड पीरियड के दोनों मेंबर है, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होगा PF में, तो 2p और 2p में साइज ओवरलैप बहुत बढ़िया हो सकता है। यहां B और Cl में एक तो ऑर्बिटल का साइज डिफरेंट है, तो दोनों ऑर्बिटल्स की सिमेट्री सेम ना होने की वजह से ओवरलैप ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। रिजल्टिंग जो ये BCl बैक बॉन्डिंग है ये बहुत ही कम होने वाली है एज कंपेयर टू BF3। एक तो गैप ज्यादा है, आप देख सकते हैं, ये सेकंड पीरियड ये थर्ड पीरियड, तो गैप बढ़ गया है, तो साइज ओवरलैप हो पाना काफी मुश्किल हो जाता है, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट काफी कम हो जाएगा। और यहां पे तो ये गैप और भी ज्यादा बढ़ गया है, सिमेट्री भी काफी डिफरेंट है, रिजल्टिंग यहां बैक बॉन्डिंग बहुत ही कम होगी। मतलब अगर कोई बेस आता है, सपोज कीजिए मैं अमोनिया को डालता हूं तीनों के अंदर, जहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने लोन पेयर्स को यहां फटाक से डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये ऑर्बिटल लगभग पूरी तरह से खाली पड़ी है। यहां पे थोड़ा बहुत बैक बॉन्डिंग हो रहा था, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट BCl3 स्टिल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को गेन कर पाएगा। BF3 मैं मना नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बट क्योंकि उसको अंदर ही अपने आप में सेटिस्फेक्शन हो रखी है, यहां से उसको बैक बॉन्डिंग, यहां से बैक बॉन्डिंग, यहां से बैक बॉन्डिंग, तो उसकी ऑर्बिटल 100% खाली नहीं पड़ी है, काफी हद तक अपने आजू बाजू वाले फ्लोरीन्स की बैक बॉन्डिंग से फिल्ड अप है। रिजल्टिंग वो बाहर ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा कि कोई उसको आए और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराए, क्योंकि इंटरनली जो ये पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रखी है, इसी ने उसको काफी हद तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, उसका ऑक्टेट लगभग पूरा करने की कोशिश कर रही है। रिजल्टिंग BF3 हमारे सामने बहुत ही वीक एसिड की फॉर्म में अपीयर होगा, जस्ट बिकॉज उसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल आपको दिखती है वो रियली वैकेंट है ही नहीं, वो बैक बॉन्डिंग से काफी हद तक फिल्ड हो चुकी है। तो आप यहां पे सीक्वेंस को बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज दीजिएगा कि BF3 सबसे वीक लेविस एसिड क्यों अपीयर हुआ और BBr3 सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड क्यों बना। एक और लास्ट बात हम हैलाइड्स ऑफ बोरोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां डिस्कस करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास BX3, ALX3, GAX3, INX3 ये कुछ हमारे पास हैलाइड्स हैं। तो अगर मैं बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर देखूं तो BX3 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा अमंग दीज 4, ALX3 सेकंड एंड INX3 लास्ट, जस्ट बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन, वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जल्दी से सेट कर पाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी, हालांकि क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है, बट अगर मैं स्ट्रक्चर्स आपको दिखाऊं, स्पेशली मैंने यहाँ पे 2 बोरोन के हैलाइड्स और एक एल्यूमिनियम का क्लोराइड लिया है। तो सी हियर, अगर मैं बोरोन के हैलाइड को देखता हूं तो वो इस तरह से एक ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर बनाए हुए है, जहां पे कुछ बैक बॉन्डिंग से वो अपनी ऑक्टेट को स्टेबलाइज किए हुए है। BCl3 को देखूं तो उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग का सीन तो नहीं था, बट स्टिल BCl3 कुछ इसी तरह से ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा विद वेरी वेरी लिटिल बैक बॉन्डिंग। AlCl3 को अगर मैं देखूं तो AlCl3 में ये बॉन्ड अब और भी बड़ा हो गया है, नॉट ओनली क्लोरीन बट एल्यूमिनियम का साइज भी बड़ा है, थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं दोनों, तो गैप काफी ज्यादा हो जाता है। रिजल्टिंग इसका जो 3p ऑर्बिटल होगा और इसका जो 3p ऑर्बिटल होगा उसमें कोई बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग सॉर्ट ऑफ सीन अपीयर नहीं हो सकता। ये 3p और ये 3p हालांकि सिमेट्रिक हैं, सेम साइज की हैं, बट ये गैप एनफ लार्ज हो जाता है कि इन दोनों की p ऑर्बिटल्स आपस में साइज ओवरलैप कर ही नहीं पाती, मींस किसी तरह की कोई बैक बॉन्डिंग अपीयर नहीं होती। तो उससे क्या होता है, सी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर मैं नेचुरली चेक करूं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बात आपको एस ब्लॉक में भी बता के आया था मैं, कि वो डाइमर बनाए हुए एग्जिस्ट करता है। हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये डाइमराइजेशन की स्टोरी को थोड़ा और भी ज्यादा ओपन करेंगे, बट आज वाले लेक्चर में नहीं है, शायद नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे आ जाएगा। ये 2 AlCl3 हैं, तो यहाँ पे ये क्लोरीन अपने लोन पेयर्स के साथ इसके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, बनाता है रादर बॉन्ड, और AlCl3
एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है Al2Cl6 में। ये कुछ इस तरह से डायमराइज हो जाता है AlCl3 Al2Cl6 में। वाई? जस्ट टू कंप्लीट ऑक्टेट। बैक बॉन्डिंग जैसा सीन तो हो नहीं रहा था, तो बैक बॉन्डिंग वाला सीन नहीं हो रहा था, तो एल्यूमिनियम ने अपने आजू बाजू वाले AlCl3 के साथ इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के और अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया और डायमराइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा। अब सवाल उठता है कि BF3 या BCl3 पर्टिकुलरली मैं देखूं तो BCl3 ने ऐसा क्यों नहीं किया? BCl3 को भी ऐसा ही करना चाहिए था। उसके पास खाली ऑर्बिटल्स पड़ी थी, उसके पास क्लोरीन पड़ा था जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, तो व्हाई नॉट कि ये भी यहां इसी के साथ डाइमराइजेशन कर लेता। BCl3 में डाइमराइजेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 2BCl3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू B2Cl6 तो ये मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ध्यान दें, बोरोन एक छोटे साइज का एटम है और उस छोटे साइज के एटम पे अगर मैं 4 क्लोरीन लगाना चाहूं तो किसी भी सूरत में उस बोरोन पे मैं वो 4 क्लोरीन नहीं लगा पाता, रिजल्टिंग वो डाइमर बना ही नहीं सकता। बनाना चाहता है बट बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सक रहा? क्योंकि उसके पास एनफ स्पेस ही नहीं है कि उस बोरोन के ऊपर 4 बड़े बड़े क्लोरीन आके लग पाए। तो आप सोचने लग जाते हैं, अच्छा सर चलो फ्लोरीन ले लो आप, तो फ्लोरीन के साथ तो आप करा दो ऐसा कि फ्लोरीन डाइमर बना ले, लाइक दिस, लाइक इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो जाए और वो डाइमर बना ले। तो मैं कह रहा हूं कि BF3 को तो जरूरत ही नहीं है डाइमर बनाने की, वो तो अपने आप ही बैक बॉन्डिंग से अपनी ऑक्टेट को स्टेबलाइज सेटिस्फाई किए हुए है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहें अच्छा अगर मान लो इस तरह की बैक बॉन्डिंग ना हो रही हो तो जैसे मैं आपको बोरोन के एक कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बने हुए कंपाउंड BH3 को दिखाऊं, लाइक सी है, ये मैंने H लगा दी थी, बोरोन के पास अभी भी खाली ऑर्बिटल है, वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, हाइड्रोजन के पास तो कुछ होता ही नहीं है। तो क्या अब कुछ ऐसा होगा कि वो डाइमर बना ले? तो आप बहुत जल्दी शायद नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको सुन रहे होंगे कि BH3 कुछ इसी तरह से डाइमर बनाए हुए एग्जिस्ट करता है, डाइबोरेन की फॉर्म में B2H6 बनाए हुए है अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड तो डाइमर बना के एग्जिस्ट करता है बट बोरोन का क्लोराइड नहीं करता, तो उसकी वजह साइज बता दिया। BF3 ऐसा बनाता ही नहीं है, उसको नीड ही नहीं है, हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है बट जस्ट दिमाग में क्वेश्चन उठे तो आप उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें कि BF3 को ऐसा कोई जरूरत नहीं था कि वो डाइमर बनाए, वो इंटरनली सेटिस्फाइड था। हाँ, BH3 को जरूरत थी तो वो डाइमर बना रहा है, जिसकी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छे से इसको समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट्स के साथ ग्रुप 13 को स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।